गई है। यह न्याय के बारे में एक कोर्स है और हम एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रक मिली बेटे की तरफ दौड़ रही है और ट्रैक के अंत में आप 5 मजदूरों को ट्रक काम करते हुए देखते हैं। आप रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन आप नहीं करते, आपके ब्रेक। आप हताश महसूस करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इन 5 मजदूरों से टकराते हैं तो वे सब मर जाएंगे। निश्चित रूप से जानते हैं और इसलिए आप उस ट्रैक के अंत में एक मजदूर ट्रैक पर काम कर रहा है। आपका स्टीयरिंग व्हील काम करता है, इसलिए अगर आप चाहें तो ट्रॉली कार को इस साइड ट्रैक इन 5 को बचाकर। यहाँ हमारा पहला सवाल है, कितने लोग ट्रॉली कार को नहीं मोड़ेंगे, कितने सीधे आगे जाएंगे? अपने हाथ ऊपर रखें। आप में से जो लोग करेंगे पहले सुनते हैं जो साइड ट्रैक पर मोड़ेंगे को मारना सही नहीं हो सकता जब आप इसके बजाय केवल 5 को मारना सही नहीं होगा अगर आप इसके बजाय एक व्यक्ति को मार सकते हैं। ये एक अच्छा कारण है, ये एक अच्छा कारण है। कौन और क्या हर कोई उस कारण से सहमत है? आगे बढ़े। मैं सोच रहा था कि ये वही कारण था जो 9/11 पर था। नायक मानते हैं जिन्होंने प्लेन को पेंसिल्वेनिया फील्ड में उड़ाया क्योंकि उन्होंने प्लेन पर लोगों को मारने का चुनाव किया और पर सिद्धांत सिंह बहुत गवाही थे। ये दुखद स्थिति है लेकिन एक को मारना बेहतर। संख्यक से आप में से जो नहीं मोड़ेंगे। खैर मुझे लगता है कि वही प्रकार की मानसिकता जो नरसम एक प्रकार की नस्ल को बचाने के लिए आप दूसरी को मिटा देते हैं, तो इस मामले में आप क्या करेंगे? आप नरसंहार की भयावहता से बचने के 5 से टकराएंगे और उन्हें मारेंगे? संभवतः हाँ। ठीक है, कौन और? ये बहादुर जवाब है, धन्यवाद। आइए एक और ट्रॉली कार केस पर विचार करें और देखें कि क्या आप में से बहुमत उस सिद्धांत पर कायम रहना चाहते हैं। बेहतर है कि एक मरे ताकि 5 जीवित रहें। इस बार आप ट्रॉली कार के ड्राइवर नहीं है, आप एक दर्शक हैं जो पुल पर खड़े हैं जो ट्रॉली कार ट्रैक को देख। और ट्रैक पर नीचे एक ट्रॉली कार आ रही है। ट्रैक के अंत में 5 मजदूर हैं, ब्रेक काम नहीं करते। ट्रॉली कार 5 से टकराने वाली है और उन्होंने मारने वाली। और अब आप ड्राइवर नहीं है, आप वास्तव में असहाय महसूस करते हैं जब तक आप अपने बगल में खड़े एक बहुत मोटे आदमी को पुल पर झुकते हुए नहीं देखते और आप उसे धक्का दे सकते हैं। वह पुल से गिर जाएगा ट्रैक पर ठीक ट्रॉली कार के रास्ते में। वह मर जाएगा लेकिन वह 5 को बचा लेगा। कितने लोग मोटे आदमी को पुल से धक्का देंगे? अपना हाथ उठाएं। कितने नहीं देंगे? अधिकांश लोग नहीं देंगे। यहाँ स्पष्ट सवाल है, सिद्धांत का क्या हुआ कि 5 जीवन बचाना बेहतर, भले ही इसका मतलब एक को बलिदान करना हो। पहले मामले में लगभग हर कोई जिस सिद्धांत का समर्थन करता था उस सिद्धांत का क्या हुआ? मुझे किसी से सुनना है जो दोनों मामलों में बहुमत में था कि आप दोनों के बीच अंतर कैसे समझाते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को धक्का देने और नीचे करने का सक्रिय चुनाव शामिल है। वे में लगता है कि वह व्यक्ति खुद अन्यथा स्थिति में बिल्कुल शामिल नहीं होता। स्पष्ट करो। मेरा मतलब है मैं हमेशा सीधे तौर पर शामिल होता हूँ और इसलिए उसके बिहाफ पर चुनना मैं लगता है कि उसे ऐसी चीज में शामिल करना जो वह अन्यथा बच जाता। मैं लगता है कि पहले मामले में जहां ड्राइवर और मजदूरों के 2 सेट पहले से स्थिति में उससे अधिक है। हाँ से लगता है कि वो आदमी महत्वपूर्ण आदमी, उसने अपनी जान बलिदान करने का चुनाव नहीं किया जितना मोटे आदमी ने नहीं किया। क्या यह सही है? लेकिन वह ट्रैक पर था। हाँ, ये आदमी पुल पर था। आगे बढ़े, अगर आप चाहें तो वापस आ सकते हैं। ठीक है, ये कठिन सवाल है लेकिन आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा। बहुमत की प्रतिक्रिया को सुलझाने का तरीका ढूंढ सकता है इन 2 मामलों में। हाँ, खैर मुझे लगता है पहले मामले में जहां आपके पास 1 मजदूर और 5 है, यह उन 2 के बीच चुनाव है और आपको एक निश्चित चुनाव करना है। और लोग ट्रॉली कार की वजह से मरने वाले हैं, जरूरी नहीं कि आपके प्रत्यक्ष क्रियाओं की वजह से। ट्रॉली कार एक भागती हुई चीज है और आपको सेकंड में चुनाव करना है, जबकि मोटे आदमी को धक्का देना आपकी ओर से हत्या का वास्तविक कार्य है। आपके पास उस पर नियंत्रण है जबकि आपके पास ट्रॉली कार पर नियंत्रण नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि यह थोड़ी अलग स्थिति है। ठीक है, कौन उसका जवाब देना चाहता है? क्या वो इससे निकलने का तरीका है? मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा कारण है क्योंकि आप किसी भी तरीके से चुनते हैं, आपको चुनना होता है कि कौन मरेगा, क्योंकि आप या तो मोड़ने का चुनाव करते हैं और एक व्यक्ति को मारते हैं जो सचेत विचार का कार्य है, या आप मोटे आदमी को धक्का देने का चुनाव करते हैं जो भी सक्रिय सचेत क्रिया है। इसलिए किसी भी तरीके से आप चुनाव कर रहे हैं। क्या आप जवाब देना चाहते हैं? खैर मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूँ कि ओके सारे आप उसे अभी अलग लगता है, किसी आप उसे अपने हाथ नहीं दे रहे हैं, आप धक्का दे रहे हैं और या मौत का कारण बनने वाली चीज को दूसरे में मोड़ने से अलग है। आप जानते हैं अब जब मैं यहाँ ऊपर हूँ तो ये सही लगता नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? एंड्रयू। यस एंड्रयू, मैं कोई साथ पूछता हूं। मान लीजिए एयरपोर्ट में खड़े होकर मुझे उसे धक्का नहीं देना था। मान लीजिए वो एक ट्रैप डोर के ऊपर खड़ा था जिसे मैं उसका स्टीयरिंग व्हील मोड़कर खोल सकता था। क्या आप इसे मोड़ेंगे? किसी कारण से ये अभी भी गलत लगता है। मतलब शायद अगर आप दुर्घटनावश स्टीयरिंग व्हील में झुक जाते हैं, ऐसा कुछ। या कहें कि कार एक स्विच की ओर दौड़ रही है जो ट्रैप गिराएगी, तब मैं उससे सहमत हो सकता हूँ। काफी उचित। ये पहले मामले में मोड़ने से गलत नहीं लगता लेकिन एक तरीके से गलत लगता है, आप कहते हैं। दूसरे तरीके से मैं मतलब पहले स्थिति में आप स्थिति से सीधे जुड़े हैं, दूसरे में आप भी एक दर्शक हैं, इसलिए आपके पास शामिल होने या नहीं होने का चुनाव है मोटे आदमी को धक्का देकर। इस मामले को फिलहाल भूल जाते हैं, ये अच्छा है। लेकिन आइए एक अलग मामला कल्पना करें। इस बार आप इमरजेंसी रूम में डॉक्टर हैं और 6 रोगी आपके पास आते हैं। वे एक भयानक ट्रॉली कार दुर्घटना में थे। उनमें से 5 को मध्यम चोटें लगी हैं, एक गंभीर रूप से घायल। आप पूरे दिन एक गंभीर रूप से घायल पीड़ित की देखभाल में बिता सकते हैं लेकिन उस समय में 5 मर जाए। आप 5 की देखभाल कर सकते हैं, उन्हें स्वास्थ्य में ला सकते हैं, लेकिन उस समय में एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति मर जाए। कितने आप डॉक्टर के रूप में 5 को बचाएंगे, कितने 1 को बचाएंगे? बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग। वही कारण मैं मानता हूं, एक जीवन बनाम 5 के। अब एक और डॉक्टर मामले पर विचार करें। इस बार आप ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और आपके पास 5 रोगी हैं। प्रत्येक को जीवित रहने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। एक को दिल चाहिए, एक को फेफड़ा, एक को किडनी, एक को लिवर और 5वें को पैंक्रियास। और आपके पास कोई ऑर्गन डोनर नहीं, आप उन्हें मरते हुए देखने वाले हैं। और फिर आपको ख्याल आता है कि अगले कमरे में एक स्वस्थ आदमी है जो चेकअप के लिए आया और वो है आपको वो पसंद है और वो झपकी ले रहा है। आप बहुत चुपचाप अंदर जा सकते हैं। 5 ऑर्गन निकाल लें, वो व्यक्ति मर जाएगा लेकिन आप 5 को बचा सकते। कितने ऐसा करेंगे? कोई कितने? मैं करूंगी। अपना हाथ उठाएं अगर आप ऐसा करेंगे। बालकनी में कोई? हाँ मैं करूंगा। आप करेंगे? ज्यादा झुके नहीं। कितने नहीं? ठीक है, आप क्या कहते हैं? बालकनी में जोर से बोले आप जो ऑर्गन निकालेंगे। क्यों? मैं वास्तव में थोड़ा वैकल्पिक समावेश करना चाहूंगा कि बस 5 में से एक कुछ ऑर्गन चाहिए जो पहले मरता है और उनके 4 स्वस्थ ऑर्गन का उपयोग अन्य 4 को बचाने के लिए। ये एक बहुत अच्छा विचार सिवाय इसके कि आपने अभी दार्शनिक बिंदु को बर्बाद कर दिया है।
इन कहानियों और इन तर्कों से पीछे हटें और देखें कि तर्क कैसे शुरू हुए हैं। उस बारे में दो चीजें नोटिस करें। कुछ नैतिक सिद्धांत पहले से ही चर्चाओं से उभरे हैं जो हमारे पास थे, और आइए विचार करें कि वे नैतिक सिद्धांत कैसे दिखते हैं। पहला नैतिक सिद्धांत जो चर्चा से उभरा वह कहता है कि सही काम करना, अनैतिक काम करना आपकी क्रिया से परिणामों पर निर्भर करता है। दिन के अंत में बेहतर है कि 5 जीवित रहें, भले एक को मरना पड़े। यह कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट नैतिक तर्क का उदाहरण है। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट नैतिक तर्क नैतिकता को कार्य के परिणामों में स्थित करता है। दुनिया की स्थिति में जो आप जो करते हैं उससे परिणाम होगा, लेकिन फिर हम थोड़ा आगे गए, हमने वे अन्य मामले विचार किए और लोग कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट नैतिक तर्क के बारे में इतने निश्चित नहीं थे जब लोग मोटे आदमी को पुल से धक्का देने में हिचकिचाए या निर्दोष रोगी के ऑर्गन निकालने में लोग अनिच्छुक थे। लोग कार्य की आंतरिक गुणवत्ता से संबंधित कारणों की ओर इशारा कर परिणाम जो भी हो, लोग अनिच्छुक थे। लोगों ने सोचा कि एक व्यक्ति को मारना, एक निर्दोष व्यक्ति को 5 जीवन बचाने के लिए भी बिल्कुल गलत है। कम से कम इन लोगों ने प्रत्येक कहानी के दूसरे संस्करण में ऐसा सोचा। इसलिए यह नैतिक तर्क के बारे में सोचने के दूसरे कैटेगोरिकल तरीके की ओर इशारा करता है। कैटेगोरिया नैतिक तर्क नैतिक तो कुछ पूर्ण नैतिकता में आवश्यकता अको परिणाम में तरवा बाता भी है। हम आने वाले दिनों और हफ्तों में कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट और कैटेगोरिकल नैतिक सिद्धांतों के बीच अंतर की जांच करेंगे। एक सिद्धांत जिसका आविष्कार जेरेमी बेंथम ने किया, 18वीं सदी के अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक। कैटेगोरिकल नैतिक तर्क का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक 18वीं सदी का जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। इसलिए हम उन दो अलग अलग नैतिक तर्क के तरीकों को देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और अन्यों पर विचार। अगर आप सिलेबस देखें आपको नोटिस होगा कि हम कई महान और प्रसिद्ध किताबें पढ़ते हैं। अरिस्टोटल, जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल और अन्यों की किताब। आपको सिलेबस से यह भी नोटिस होगा कि हम केवल इन किताबों को नहीं पढ़ते, हम समकालीन और कानूनीवादी भी उठाते हैं जो दार्शनिक सवाल उठाते हैं। हम सामान्य तर्क, सामान्य वैक्शन, व्यावहारिक सवालों की स्पीच प्रदान करेंगे। क्यों नहीं सिर्फ इन अमूर्त तो दूर की किताबों को, लेकिन स्पष्ट करने क्या दाम पर है हमारे राजनीतिक जीवन सहित दर्शन के लिए। इसीलिए हम इन किताबों को पढ़ेंगे और इन मुद्दों पर बहस करेंगे और देखेंगे कि प्रत्येक कैसे सूचित करता है और दूसरे को रोशन करता है। यह काफी आकर्षक लग सकता है, लेकिन यहाँ मुझे एक चेतावनी जारी करनी और चेतावनी है कि इन किताबों को इस तरीके से पढ़ना, आत्मज्ञान के व्यायाम के रूप में इस तरीके से पढ़ना व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों जोखिमों को वहन करता है। जोखिम जो हर राजनीतिक दर्शन के छात्र ने जाना है। ये जोखिम इस तथ्य से निकलते हैं कि दर्शन हमें सिखाता है और हमें अस्थिर करता है, हमें जो हम पहले से जानते हैं उसके साथ सामना करा। एक विडंबना है, इस कोर्स की कठिनाई इस तथ्य में है कि आपको जो पहले से जानते हैं वह सिखाता है। यह परिचित नर्व सेटिंग से जो हम जानते हैं उसे लेकर काम करता है और इसे अजीब बना देता है। यही तरीका है जिससे वे उदाहरण काम करते हैं जिनसे हम शुरू हुए, हाइपोथेटिकल्स के साथ, उनके खेलकूद और शांतता के मिश्रण के साथ। यह भी है कि ये दार्शनिक किताबें कैसे काम करती हैं। दर्शन हमें परिचित से अलग करता है, नई धैर्यकारी प्रदान। लेकिन और यहाँ जोखिम में एक बार परिचित अजीब हो जाता है, कभी काफी वैसा नहीं रहता। आत्मगौन खोई हुई मासूम जैसे किताबें, इसे कभी नहीं से सोचा जा सकता। या अज्ञात जो इस उद्यम को कठिन लेकिन रोमांचक भी बनाता है वह यह है कि नैतिक और दिग्दर्शन एक कहानी है और आप नहीं जानते कि यह कहानी कहाँ ले जाएगी, लेकिन आप जो जानते हैं वो ये है कि कहानी आपके बारे में है। वे व्यक्तिगत जिम्मे है, अब राज्यिक जिम्मों का क्या? इस तरह के कोर्स को पेश करने का एक तरीका होगा कि आपसे वादा करना कि इन किताबों को पर पे आप एक बेहतर, अधिक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। आप सार्वजनिक नीति की पूर्वधारणाओं की जांच करेंगे, आप अपने राजनीतिक निर्णय को तेज करेंगे। आप सार्वजनिक मामलों में अधिक प्रभावी राजनीतिक दर्शन अधिकांशतः उस तरीके काम नहीं करता। आपको राजनीतिक दर्शन के लिए यह संभावना छोड़नी होगी कि आपको बेहतर नागरिक बनाएगा या बदतर, या कम से कम बेहतर बनने से पहले क्योंकि दर्शन एक डिस्टेंसिंग, यहां तक कि डिबिलेटिंग गतिविधि है।